हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वाले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के तहत कितने करोड़ की राशि अभी हाल ही में जारी की है। तो इसके लिए सरकार ने अभी रिसेंटली 177.84 करोड़ रुपए जारी की है। किसानों को अलग अलग योजनाओं के चलते टोटल अभी वैसे 466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन उसमें भावांतर भरपाई योजना। अब आप ये कहोगे सर ये क्वेश्चन भावांतर भरपाई को ही हाईलाइट क्यों किया है आपने। उसकी वजह फ़िलहाल के लिए किसान आंदोलन है जो चल रहा है फ़िलहाल के लिए, और उसमें जो एक्चुअली किसानों को एक ठीक ढंग से उनकी मांग पूरी की जा सकती है वो किससे की जा सकती है, वो इस बीबीवाई योजना से की जा सकती है। हालांकि एक भावांतर भुगतान योजना बीबीवाई ऑलरेडी है एक स्कीम, पर इन दोनों का फुल फॉर्म अलग है। ये है एमपी की है भावांतर भुगतान, और ये है हरियाणा की है। और ये ऑलमोस्ट सेम ईयर में ही स्टार्ट हुई थी, मतलब 2017-18 की स्कीम जो है ये एमपी की है, अगेन 17-18 की अपनी ये हरियाणा वाली है। 31 दिसंबर 2017 की अनाउंसमेंट, और ये फाइनली हरियाणा में अप्लाई होनी स्टार्ट हुई थी इसके 1 जनवरी 2018 से। तो कहीं कहीं आपको ये दोनों तारीखें ही देखने को मिलती है। अब ये स्कीम है क्या, एक दिन आगे भी मैंने आपको समझाया था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एमएसपी का रेट ऑलरेडी गवर्नमेंट तय कर देती है किसी फसल के लिए। जैसे मान लेते हैं बाजरे की बात कर लेते हैं, यहाँ बाजरे का एग्जांपल हुआ है, तो बाजरे की बात करें तो बाजरे का मान लेते हैं एमएसपी का रेट सरकार ने तय, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, सरकार ने मान लो तय कर दिया 2000 रुपये पर क्विंटल। लेकिन मार्केट में बाजरा जो बिक रहा है ना, वो बिक रहा है कितना, 1000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो अब क्या है, गैप कितना आ गया, गैप आ गया 1000 रुपये का गैप आ गया। तो सरकार ने किसानों को कहा कि भाई तुम्हें मार्केट में जो मिल रहा है वो ले लो, तुम जो गैप आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें तो अल्टीमेट 2000 रुपये से ही तो मसला है, मुद्दा तो यही है ना तुम्हारा कि तुम ये 2000 रुपये लो, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये भी आता है ना कि कोई इस रेट को जस्टिफाई कैसे करेगा, मतलब कोई 500 रुपये कह देगा, कोई 700 कह देगा, कोई कह देगा 500 रुपये में बेचा है। तो एक्चुअली क्या होता है, इससे पूरे राज्य की सभी मंडियों का, जितने भी मतलब मंडियां हैं उन मंडियों का एक प्राइस लिया जाता है, उसका फिर एवरेज निकाला जाता है, प्लस में दो और स्टेट के मंडियों का उस फसल का पर्टिकुलर का प्राइस लेके और उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उसका ऑन एन एवरेज ऐसा दिख रहा है मार्केट में कि 1700 रुपये तो बाजरा बिक ही रहा है। तो 300 रुपये की बात आती है तो हर एक किसान के खाते में 300 रुपये सरकार डाल देगी। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इसको पीडीपी स्कीम बोलते हैं एक्चुअली। वैसे तो ओवरऑल ये पीडीपी होती है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। और ये इंडिया में 2 ही स्टेट में अप्लाई की गई थी। एमपी में तो ये फेल ही होगी, बल्कि एक ही बार चली थी, 21 लाख किसानों ने रजिस्टर किया था और 1958 करोड़ रुपए एमपी ने दिए थे। लेकिन हरियाणा चला रहा है। पर आप इस बात को ध्यान से देखना, ये हरियाणा चला रहा है लेकिन किस फसल पे चला रहा है इस बात को देखो आप लोग। ये फसल कौन कौन सी है, एक तो फसल है बाजरा जो कि पूरे हरियाणा में नहीं बोई जाती है, एक फसल है सरसों, अगेन पूरे हरियाणा में नहीं है, एक फसल है सूरजमुखी, ठीक है ना, सूरजमुखी पूरे हरियाणा में नहीं है। ऐसी फसल जो कि किसी छुटपुट एरिए पे बोई जाती है, मतलब जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ सरकार क्या करती है, हेल्प भी कर देती है। और मोटे तौर पे ऐसे ऐसे सवाल, खैर ये सवाल तो आपके एग्ज़ाम के लिए तो है ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि बीबीवाई का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि इससे जिन लोगों को पता नहीं होता वो इससे थोड़ा सा समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या पता होना और ना पता होने वाली बात है। ना पता होने वाली बात एक्चुअली ये है कि किसानों की मांग ये नहीं कि तुम बाजरे पे, सूरजमुखी पे या इन फसलों पे हमें एमएसपी दो, ठीक है, ये तुम एडिशनली दे देते हो, ठीक है, चाहिए भी कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन जो मेन फसल है जिनकी डिमांड है वो डिमांड है गेहूं की और के साथ में चावल की, बस इन दो पे बात करो आप, बाकियों पे बात करो ना करो चाहे चलेगा। इसीलिए पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा। आप ये कहोगे कि सर ये पंजाब और हरियाणा वाले प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या बाकी राज्यों को मतलब एमएसपी नहीं चाहिए क्या, बाकी राज्यों को कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या बाकी राज्यों में कोई किसान नहीं बसते क्या, मतलब बाकी 26 राज्य एक तरफ, ये 2 राज्य एक तरफ, उनमें भी पंजाब थोड़ा और ज़्यादा दिखाई दे रहा है तुम्हें स्टार्टिंग जैसे हुई है। और अगेन हरियाणा भी है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्वमेंट में नहीं दिख रहा है अभी हरियाणा, लेकिन है तो सही इन्वॉल्व, तो कह सकते हो आप।
उसकी वजह ये है कि यही दो राज्य है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। पहली तो बात, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चावल और गेहूं जो है ना, गेहूं की टोकरी वगैरह भी कहते हैं, इस इलाके में बहुत गेहूं का उत्पादन होता है, बहुत चावल का उत्पादन होता है। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा ही इन राज्यों को था। तो करके अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ही इन राज्यों को इस एमएसपी अगर इन फसलों पे ले दी जाती है तो। इस करके ये प्रोटेस्ट भी यही राज्य वाले कर रहे हैं फिलहाल के लिए। सो होप आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है और इस चीज़ों के बारे में आप थोड़ा समझ भी पाए हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ कहते खड़ी है, किसानों को मिल रही है अलग अलग योजनाओं के लाभ, जिसमें भावांतर भरपाई योजना को हाईलाइट कर रही है गवर्नमेंट फिलहाल के लिए। हाईलाइट करना बनता भी है क्योंकि फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बाकी राज्यों में दिखाना भी है, देखो हम दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जिस फसल पे चाहिए उस फसल को नहीं दे रहे हैं। आपने करंट अफेयर मुझसे पढ़ा होगा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना। ये क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ चुका है वैसे सवाल तो, लेकिन भारत का पहला राज्य हरियाणा बना। अब पता है ये बात क्या है? ये बात वो है कि जब आप अकेले भागोगे तो फर्स्ट आप ही आओगे। कहने का मतलब ये है कि दो ही राज्य थे जिनमें एक तो बंद ही कर चुका है, अब बाकी एक अल्लाह ही बचा है हरियाणा ही, जो भावांतर भरपाई योजना या कह सकते हो जो पीडीपी टाइप की चीज़ें को लागू कर रहा है, मतलब जिसको आप लोग कहा करते हो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। अब अकेले ही हो तो भारत के पहले ही बनोगे आप वैसे भी, ठीक है। खैर एनीवे, मैं खैर यहाँ पे एक बात को नोटिफाई कर देता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट है वैसे तो जानते ही हैं, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ आपको ऐसा नहीं होना है कि न्यूट्रल रहा करे ज़्यादातर। कहने का सेंस ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई सरकार आप कह दो कि ये बहुत अच्छी है, ये खराब है, ये ऐसा वैसा है। ये राजनीति ना आपको बहुत जल्दी समझ नहीं आएगी, ना मुझे इतनी जल्दी समझ में आएगी, एक उम्र के बाद में समझ में आएगी। जब आप 40-35 मतलब 35 प्लस क्रॉस कर जाएंगे ना, तब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें जल्दी समझ में आने लगेगी। 40-50 के होने के बाद में थोड़ी और समझ में आएगी। तो इस उम्र में राजनीति समझ में तो आएगी नहीं, तो आएगी नहीं तो ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना। जितनी हैं चीज़ें वो उसका उतना देख ले उतना काफ़ी है। मतलब ऐसा नहीं होना बहुत ज़्यादा कि भाई इस सरकार के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, ऐसा मतलब तुम्हें तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान देना, तुम्हें तुम्हारे डिसिप्लिन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। मतलब जितना तुम कोशिश कर सकते हो उतना तुम अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दो, किस तरीके से तुम डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ और भी एक स्लाइड दिखी मुझे, इस पे भी थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि इन हरियाणा द नंबर ऑफ क्रॉप लोन अकाउंट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.48 लाख इन 2018-19 टू 35.5 लाख इन 2023। जो फसलों का लोन है वो 2018 से 18-19 से बढ़ा के 35.5 लाख कर दिया है, पहले 27.48 था ये। तो एक काम सरकार ने कहा है कि हमने ऐसा किया है। पहली तो बात ये है, क्रॉप लोन अकाउंट इसको आप लोग बोला करते हैं, ये क्रॉप लोन अकाउंट वाला काम। एक सरकार ये कह रही है कि हमने जैसे जेसीबी मशीन वगैरह है इनके ऊपर भी बेसिकली जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उनके ऊपर भी पैसा काफ़ी खर्च किया है, 1006.71 करोड़ खर्च किया है इनके ऊपर। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अनमोल ने कौन सा पदक जीता है? अनमोल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। इन्होंने अभी रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टूर्नामेंट चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर पहला है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अनमोल की वर्ल्ड रैंकिंग 472वीं है। हाल ही में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की खोज किस यूनिवर्सिटी ने की है? अच्छा सवाल है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, समझिएगा क्या है ये। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की खोज अभी रिसेंटली की है जीजेयू यूनिवर्सिटी ने, और जीजेयू यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है पीएचडी की डॉक्टर ज्योति, इन्होंने इसकी खोज की है। अब ये है क्या सर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? एक ही लाइन में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि मच्छर जो है ना उनके जैसे जब बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं ना, डेंगू वाला मच्छर कौन सा होता है? फीमेल एडीज होता है जैसे, या मलेरिया का मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज होता है। तो जो मच्छरों की तादाद है ना उसको बढ़ने से रोकना, मतलब एक टाइम में एक मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा अंडे देता है, आपको पता है फीमेल मच्छर अंडे देती है, और ये बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, इनकी संख्या 500 तक हो सकती है एक बार में। हालांकि इतनी होती नहीं है पर इतनी तक हो सकती है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। पर अमूमन जो है ना ये संख्या आपकी 100, 200, 300 ऐसा तो होती है। तो मतलब समझ के चलो कि एक मच्छर से कितने मल्टीप्लायर मच्छर होते चलेंगे। तो एक्चुअली जो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसके तहत क्या किया जा रहा है कि इन मच्छरों के अंडों की संख्या को घटाना है। ये 5, 7, 10, 15 ऐसे ही केवल कम अंडे दे पाएँ। जितने कम अंडे होंगे उतने ही कम मच्छर होंगे। इससे क्या डेंगू मलेरिया है इन बीमारियों पे रोक लग सकेगी।
अब समझते हैं ये है क्या चीज़ है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों पे ब्रेक लगेगा। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है, 150 मच्छरों की 5 पीढ़ी के ऊपर रिसर्च किया है ये। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को दूसरे शब्दों में कह सकते हो जीन एडिटिंग कहेंगे। इसका उपयोग किसी जीव जंतु के जीन में परिवर्तन करने या उसके आनुवांशिक गठन में फेरबदल करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक से मच्छरों में प्रजनन क्षमता है ना, उसको प्रभावित किया जाएगा। और उसमें जो प्रजनन क्षमता है उसको, उससे कैसे प्रभावित होगा, ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, उसको बेसिकली जो है ना उसका स्तर कम किया जाएगा। उसमें न केवल पीढ़ी, मच्छरों की पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी कम होगी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार एक ही मच्छर से, मतलब जनरेशन वाइज जो है ना, जैसे इनफर्टिलिटी वाला सिस्टम होता है ना, ऐसा ही जनरेशन वाइज धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझ सकते हो इन फ्यूचर के फिर मलेरिया या डेंगू के मच्छर खत्म ही हो जाएंगे एक टाइम से, समझ सकते हो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इस यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी पीएचडी की स्टूडेंट है डॉक्टर ज्योति, इन्होंने ही ये रिसर्च किया है कंप्लीट। यूएसए के इंटरनेशनल जर्नल प्लॉस 1 में इनको स्थान दिया गया है इस रिसर्च को। इस रिसर्च के लिए एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी इनको मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस मामले में ये। 150 मच्छरों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है, 2 साल की रिसर्च है, 5 पीढ़ियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च कर कर बार बार रिसर्च किया। तो मतलब ये समझो वेरीफाई भी होगी थी ये रिसर्च। इस रिसर्च में क्या पता लगा है कि ट्रांसफेरिन प्रोटीन पाया जाता है मच्छरों में, जो उनकी प्रजनन क्षमता को घटाता है व बढ़ाता है। अब इस ट्रांसफेरिन प्रोटीन से क्या किया इन्होंने, इस मच्छरों में अंडे देने की कैपेसिटी को कम करने के लिए मच्छरों के डीएनए में ट्रांसफेरिन प्रोटीन को 4 गुना तक कम कर दिया। और फीमेल मच्छर में अंडे देने की क्षमता 4 गुना तक फिर घट गई, यानी कि एक ही बार में मच्छरों को 4 गुना तक जो है ना घटाया जा सकेगा। यही रिसर्च है बेसिकली आपकी। तो इससे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए फील्ड में अगर इसका यूज़ किया जाए तो ओवरऑल जो है ना मच्छरों की संख्या या मच्छरों की तादाद कम हो जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है ना, प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, हालांकि इनका भी नाम दुनिया भर के टॉप 2% साइंटिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। इन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में खिलाड़ियों के लिए किए गए जो रिसर्च है उसमें यूनिवर्सिटी की टीम को पेटेंट अवार्ड मिला है। इंजीनियरिंग सरदुल सिंह के नेतृत्व में टीम ने इसे विकसित किया था। इसके अलावा 13 रिसर्च और पेटेंट मिल चुके हैं। 18 रिसर्च के पेटेंट की प्रोसेस अभी जारी है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी काम कर रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, दुनिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में हरियाणा की ओनली 1 यूनिवर्सिटी है। कौन सी? जीजेयू यूनिवर्सिटी है। मुझे प्राउड है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो यकीनन दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी जो है ना वो अच्छे से भी अच्छे काम करते जा रही है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर को हुई थी। 20 अक्टूबर 1995 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, याद रखना आप लोग। अच्छा, भारत में मच्छरों की 6 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा मच्छरों की, मतलब 6 प्रजातियां वैसे देखो बहुत सारी है, लेकिन ज़्यादा है तादाद में यही। इनमें एनोफ्लीज है। एनोफ्लीज जो है ना यही एक बीमारी की जड़ कह लो आप लोग। इसके अलावा जो है ना वो है क्यूली सिफेसिस, इसके अलावा है स्टीफेंसी, इसके अलावा फ्लूविरियाटिलिस, एक है मिनिमस, एक है डायरिस, एक है बिगाई, ये है। और इनसे बेसिकली जो है ना इंसानों के अंदर धीरे धीरे जो है ना कभी वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं और कभी कोई और टाइप के भी इन्फेक्शन या कोई बीमारी देखने को मिलती है। तो मच्छरों के अंडों की कैपेसिटी को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है इस जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हरियाणा में कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ईटी आईवीएफ लैब तैयार की गई है? ईटी आईवीएफ लैब जो है ना अभी हाल ही में तैयार की गई है। कहाँ पे तैयार की गई है? तो ये ईटी आईवीएफ लैब जो है ना आपका, ये तैयार किया गया है हरियाणा के लुआस के अंदर, ठीक है ना। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इसको बोला करते हैं। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर और आईवीएफ का मतलब होता है आपका इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब वगैरह के नाम से आप जान सकते हो। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके तहत लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये गोवंश भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पेपर में पहले भी आ चुके हैं। इसके लिए इसमें क्या है कि गोवंश की नस्लों को सुधारने के लिए 5,83,00,000 रुपए का वित्त पोषण भी दिया गया है। 15 से 20 किलो दूध देने वाली गायों के भ्रूण ही इसमें तैयार किए जा रहे हैं। गोकुल मिशन के तहत पूरे भारत में टोटल 33 सेंटर बने हैं। इसमें हरियाणा का एकमात्र है लुआस। इसका उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान की टेक्निक से ज़्यादा गोवंश की नस्ल है उसमें सुधार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गायों के अंडाणुओं को जो है ना इनक्यूबेटर में रखा जाए
और उसके बाद भी उसको सैरोगेट मदर के गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाए। देसी गायों की नस्ल है उसमें सुधार होगा, ज़्यादा दूध मिल पाएगा। और इस योजना के तहत पशु चिकित्सा, टीकाकरण, पशुधन बीमा, आहार संतुलन, दुग्ध रिकॉर्ड, प्रजनन प्रबंधन, राष्ट्रीय डेटाबेस, ये सब कुछ तैयार किया जाता है। अब तक टोटल 26 भ्रूण जो है ना ये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। 19 गोवंश का जन्म हो चुका है। फिलहाल साहिवाल नस्ल की गाय का सीमेन लेकर उसे भ्रूण तैयार किए जा रहे हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जैसे सैरोगेसी मदर वाला होता है ना, किराए की कोख समझो, कुछ इस टाइप का ये प्रोजेक्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, ध्यान रखना। ऐसा सवाल ऑलरेडी टीजीटी के पेपर में एक सवाल आ भी चुका है, तो ये फिर आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि बरसाती पानी के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता हुआ है हरियाणा का, बताना। इसके बारे में विस्तार से कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे जी।